तो यहां तक तो पता चल गया कि ये प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी का तरीका है, विच इज नॉन एज कॉन्ट्रासेप्शन. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? अरे बंद तो कर दे. Any one method? Natural. Very good. So, do you know about what is natural? आपने पढ़ रखा है पहले, 12th में पढ़ रखा है. Okay, very good. हाँ? Lactational amenorrhea. Very good. बैठ जाओ. Now, what is the meaning of lactation? अरे इतना इंटरेस्ट आ गया है. चलो बताओ, what is lactation amenorrhea? हाँ? नहीं बीच में टू मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो बस. मैं ये कोई पनिशमेंट थोड़ी दे रहा हूँ. नहीं आता तो मना कर दो. क्यों? यस, वेरी गुड. क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? क्या करेगा बेटा इसमें? हाँ, वेरी गुड. अपने लिए बोल दो, खड़ी होके अपने लिए बोल दो, कोई बात नहीं. हाँ, प्रोलैक्टिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन करना है तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा ऑब्वियसली. So what will happen because of prolactin? Antibodies. तो किसके अगेंस्ट? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. और कुछ हो सकता है उसके अलावा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा? FSH. तो LH सर्ज नहीं आएगी. LH सर्ज नहीं आएगी तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा. ओके, so that is the one of the natural method which is not, this is not contraception actually, this is forced contraception which happens after pregnancy. For this breastfeeding जो भी फीमेल कर रही है उसके अंदर प्रोलैक्टिन हाई रहेगा और उसके कारण से सेपरेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स होगा एंड इट विल लीड टू नॉन ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, दैट इज ग्रेट. बैठो. So what are the other method? मेथड क्या है बेसिकली? ये तो इधर बैठ जाओ. ये तो होता है, अपने आप हो जाता है. इंटेंशनली करे हुए मेथड को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलेंगे. इंटेंशनली प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी को करे हुए वाले मेथड को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन. क्या हो सकता है? और ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है. हाँ? तो पहले नेचुरल बोला था, उसमें नेचुरल में मतलब क्या होता है? नेचुरल का तरीका देखो, एक तो ये प्रेगनेंसी वाला, ये तो ठीक है, लैक्टेशनल एमिन्यूरिया बोलते हैं. बट नेचुरल मेथड और क्या होता है? विदाउट यूजिंग एनीथिंग. हाँ, बाहर से कुछ यूज नहीं किया, बट एक मेथड है जिसका नाम नेचुरल मेथड है और कैलेंडर मेथड भी है उसका नाम. पीरियोडिक जो, तो कैलेंडर मेथड या फिर नेचुरल मेथड या पीरियोडिक, तो ये क्या होता क्या है इसके अंदर? वी नो दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अराउंड 28 डेज और 30 डेज, जितना भी होता है 28 डेज मान के चलते हैं. ठीक है, तो ओवुलेशन कौन सी स्टेज पे होता है, कौन से दिन होता है? 14 डे पे हम ओवुलेशन मान के चलते हैं अगर साइकिल 28 डेज की है. ठीक है, अब ओवुलेशन होने के बाद में द ओवम विल बी वायबल फॉर 3 days, अप टू 3 days, 2 to 3 days इट विल बी वायबल, एंड द स्पर्म इज वायबल फॉर 1 to 2 days, 24 to 48 आवर या उससे. तो वो जो 4-5 दिन का टाइम है, दैट इज नोन एज डेंजरस पीरियड. और उसके पहले का और उसके बाद का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज सेफ पीरियड. तो ये सेफ, इस मेथड का नाम नेचुरल मेथड बोला जाता है, कैलेंडर मेथड, या फिर आपका ये सेफ पीरियड, डेंजरस पीरियड वाला. तो ये, बट इसके डिसएडवांटेज होंगे कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली. ये बिकॉज ये इतना प्रिडिक्ट करने वाला मेथड है, तो इट इज नॉट 100%, सो देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स विथ इट. तो ये एक मेथड आपने देखा, एंड आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. सो कॉन्ट्रासेप्शन अगर हमें चाहिए
जो अगर कोई आदमी अपना माइंड बनाता है कि मुझे कॉन्ट्रासेप्शन फैमिली आगे प्रोग्रेस नहीं करानी है, अभी फैमिली को रोकना है, तो ही वुड बी लुकिंग फॉर 100% कॉन्ट्रासेप्शन। वो इस पे नहीं चलेगा कि यार आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो आप कॉन्ट्रासेप्शन के आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो बताओ। वेसेक्टोमी इज आइडियल। क्या? एक मिनट, एवरीबॉडी प्लीज। सो वन ऑफ द पॉइंट फॉर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कि इट शुड नॉट हैम्पर द सेक्सुअल अर्ज और द मीन्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो वो एक आइडियल पॉइंट ये हो गया कि भाई उसको जो सेक्सुअल प्रोसेस है या सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। अनदर पॉइंट फॉर द आइडियल, हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि कौन सा मेथड आइडियल है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में देखनी है, हमें होनी चाहिए उसके अंदर, जो हम माने कि भाई हाँ ये है होना चाहिए इसके अंदर। यस, हाँ, देयर शुड बी नो साइड इफेक्ट, नॉट लीस्ट, देयर शुड बी नो साइड इफेक्ट। अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड है, वो ये पॉइंट पूरा करता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने बाहर से कुछ यूज ही नहीं किया, तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं उसके। बट इट इज नॉट 100% श्योर, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक्यूरेसी नहीं है, या फिर वो 100% हमको गारंटी नहीं दे रहा है कि कंसेप्शन होगा कि नहीं होगा। तो दैट इज अनदर पॉइंट कि 100% श्योरिटी होनी चाहिए उस कॉन्ट्रासेप्टिव के वर्किंग की, कि वो वर्क करेगा ही करेगा। साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल ग्रेटिट्यूड कम नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अभी क्या करा था गवर्नमेंट ने, क्या करा था हर जगह, अरे बहुत ऐसी आ रही है तेरे को, हैं? तेरे को पता है वेंडिंग मशीन कहां लगी है कैंपस में? हैं? खड़ा हो, पास वाला, तू भी हंस रहा था? हाँ, तो फिर क्यों खड़ा हुआ है? क्यों खड़ा हुआ है? उसको बोल। क्या हुआ, हंसने की क्या बात है इसमें? पक्का तू उसके सामने से गुजरा होगा और तूने कुछ निकाला भी होगा उसमें से। वेंडिंग मशीन का मतलब क्या होता है? तेज बोल, आवाज नहीं सुन रही यहां पे, नहीं पता? तो बाकियों को तो पता है वेंडिंग मशीन क्या, नीचे लगी हुई है कैंटीन में वेंडिंग मशीन, बैठ जाओ, जो कि आपको आप पैसा दो और आपको सामान मिल जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि किस चीज की वेंडिंग मशीन, किस चीज की वेंडिंग मशीन मैंने मेंशन नहीं है, तुम्हारे गंदे दिमाग ने वो सोचा है, मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, मैं सिर्फ वेंडिंग मशीन की बात कर रहा हूं। तो वेंडिंग मशीन बहुत जगह पे लगी हुई है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेंडिंग मशीन इन द कैंपस ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो समवेयर। तो ये गवर्नमेंट ने वेंडिंग मशीन का एक मेथड निकाला था, ताकि इजीली जो भाई कई लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम, भाई मतलब सोशल स्टिग्मा जिसको बोलते हैं कि भाई कुछ जो कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदने जा रहे हैं तो वो शर्म आती है, तो भाई जाओ पैसे डालो ले लो, कोई देखने वाला नहीं है, आप वेंडिंग मशीन से ले लो। तो इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इस तरह का मतलब शर्म आने वाला ये, तो इसके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो दैट मीन्स इट इज इजीली अवेलेबल और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इजीली अवेलेबल ठीक है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड की जहां पे चाहिए वहां पे मिल जाए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो, दो पॉइंट ये हो गए। अब इजीली अवेलेबल हो गया, और क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल, वेरी गुड, किसने बोला? गुड, सो इट शुड बी चीप। कॉमन सेंस की बात है भाई, चीप होना चाहिए, इट शुड बी चीप। अगर बहुत महंगा हुआ तो कोई लेगा ही नहीं। ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कोई लेगा ही नहीं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट शुड बी
इट शुड बी चीप एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, फिर आगे की चीजें काम आएंगी। नहीं तो अगर आपने बहुत बढ़िया बना लिया, 0% रहेगा, सब कुछ उसमें अच्छा है, बट ये उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है एंड इट इज वेरी हाई कॉस्टेड, तो इट्स नॉट यू फॉर नो यूज। तो पहले आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि इट शुड बी easily available and widely distributed. So these are the objectives for today's lecture. एम्स आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा आज डिस्कशन का। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन फीमेल हम लोग करेंगे। मेल का शायद सर ने करा दिया होगा, और नहीं कराया तो आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस इट ऑल्सो। सो डेफिनेशन, प्रेगनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है हमें। देन सेकेंड इज एम क्या है इसके, इसका फायदे क्या है। तो फैमिली कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, एड्स, इनके अंदर जो चीजें सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर हो रही हैं या कंटेजियस कॉज ऑफ सेक्सुअल एक्ट, तो उनको प्रिवेंट करता है ऐसी डिजीजेस को। दोज आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वन ऑफ देम इज एड्स। मेडिकल ग्राउंड्स पे हो सकता है टू कंट्रोल द स्ट्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड लैक्टेशन। ठीक है, नाउ दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी सीन इन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जैसे इट शुड बी हाईली इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव होना चाहिए। इट शुड हैव नो साइड इफेक्ट। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए इसके कारण से। रैपिडली रिवर्सिबल, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। भाई आज मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर मेरे को 1 साल बाद में या 6 महीने बाद में मेरा मन, ठीक है, तो इट शुड बी रिवर्सिबल कि भाई हाँ अभी चाहिए, हमें फैमिली प्लान करनी है आगे। चीप, चीप होना चाहिए। वाइड अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबल टू ऑल कल्चर्स एंड रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर पर्सनल नॉट रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं हमारे पास में अभी भी जो कि बाकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, बट उनको लगाने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा या फिर हॉस्पिटल की हेल्प या मेडिकल पर्सन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि गुड एग्जांपल इज कॉपर्टी। ठीक है, और भी हैं बट विल डिस्कस लेटर ऑन, बट एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके बारे में हम बहुत सुनते भी हैं और जानते भी हैं, कॉपर्टी। इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन इजी होना चाहिए। सो दीज ऑल पॉइंट्स वी आर डिस्कस एंड दिस शुड इन कॉन्ट्रासेप्शन। वो क्या लिख, ऑटोग्राफ लेना है क्या? पास ऑन क्यों कर रही हो ना? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट मेथड है हमारा स्पेसिंग मेथड, जिसके अंदर हमारा नेचुरल मेथड या जिसके बारे में हमने पहले बात करी कैलेंडर मेथड, वो आता है। देन टर्मिनल मेथड एंड प्रेगनेंसी वैक्सीन। वैक्सीन वाला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या हो सकता है कि HCG जो अपना होता है या फिर जो हार्मोन्स हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन, ताकि उनका प्रोडक्शन और उनका जो भी जो प्रोसेस वो रुक जाए, वो ना हो, ओवुलेशन का प्रोसेस तक पहुंचे नहीं चीज। तो वो अभी अंडर रिसर्च है, वो टॉपिक अभी मतलब बिल्कुल अंडर डेवलपमेंट है। चल तो रही है रिसर्च बहुत टाइम से, बट कुछ आइडियल चीज अभी तक बाहर नहीं आई है उसके अंदर। ठीक है, देन स्पेसिंग में आप ले सकते हो कि भाई रिदम मेथड, जो कि फर्स्ट मेथड, जो कि हम नेचुरल मेथड या पीरियड मेथड या फिर अब्स्टिनेंस और वो वाला बात कर रहे हैं, वो है। बैरियर मेथड में आप बहुत सारे बैरियर के लिए मेथड तरीके आते हैं, जिनके अंदर डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप आता है, व्हाट वॉल्ट, ये क्या होता है? व्हाट इज स्पेलिंग लिख के बताओ। BA वॉल्ट, वॉल्ट, ओके, समथिंग न्यू। आपने कहां पढ़ा ये? व्हाट वाज द मेथड, क्या है उसके अंदर, वॉल्ट के अंदर? डायफ्राम जैसा ही है, सेम मैकेनिज्म। तो डायफ्राम भी मेंशन था और वॉल्ट भी मेंशन था,
दोनों मेंशन थे। तो व्हाट इज द डिफरेंस? शेप का। व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं कोई भी बता सकता है। उसकी साइड क्यों देख रहे हो? उसने पीएचडी थोड़ी करी है। तुम लोग तो यार वो एक दो आंसर क्या दे दिया, उसी की साइड देखने लग गए। चलो ठीक है, जो भी है, यू नो, इफ यू नो यू कैन ऐड इट। ठीक है, जो मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ। केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स में जैसे एंटीस्पर्मेडल जेली और देन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि हम आईयूडी जो बोलते हैं अपने कॉपर टी जिसके अंदर आती है। तो मोटा मोटा आपको अच्छा आइडिया, यू कैन राइट डाउन शॉर्ट नोट राइट नाउ, आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे। तो फटाफट भगा देते हैं ना, तो इजी आपको भी एक बार रिवाइज हो जाए। नाउ द फर्स्ट मेथड इज, बट ये चीज ध्यान रखना, जब आप शॉर्ट नोट लिखोगे तो लिखने का तरीका होता है, वहां पे आप लोग गलती करते हो। आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में नॉलेज है, यू स्टडीड इट एंड इट इज इजी टॉपिक फॉर यू, तो शायद आप पढ़ो भी ना इसको दोबारा एग्जाम से पहले। बट द थिंग इज यू शुड नो हाउ टू राइट इट। जब अपन बात कर रहे हैं कि अपन किस तरह से करेंगे, तो पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एम्स क्या है उसके, फिर उसका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, देन वी विल क्लासीफाई। अगर आपसे फीमेल का पूछा तो फीमेल का लिखोगे, और फीमेल मेल दोनों का पूछा तो दोनों का क्लासीफाई करोगे आप। और क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही होती है तीनों में, दोनों में ये तीन तरह के मेथड ही होंगे। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई करके फिर इनमें इंडिविजुअल में क्या आ रहा है, स्पेसिंग में क्या आ रहा है, स्पेसिंग में रिदम आ रहा है, बैरियर आ रहा है, केमिकल आ रहा है, इंट्रायूट्राइन, तो ये इतनी क्लियरली आपकी कॉपी में भी दिखने चाहिए, तब माना जाएगा कि भाई आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ तो लिया, याद है तुम्हें, बट समझ भी लिया उसको। टीचर तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। ऐसा आप लिखोगे वहां पे खिचड़ी बना के, ये नहीं पता चलेगा कहां पे कॉन्ट्रासेप्शन खत्म हुआ और कहां पे बेबी का प्रेगनेंसी और आगे इन्फेंसी चालू हुआ। तो वो चीज का क्लैरिटी होना चाहिए कॉपी के अंदर भी, आपके जो आंसर शीट है उसके अंदर भी। ठीक है, तो अब आता है, तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान दो। तो स्पेसिंग मेथड, रिदम मेथड आ गया, बैरियर मेथड आ गया, केमिकल मेथड आ गया, तो यू कैन राइट लाइक चार्ट बना सकते हो आप आराम से। मेल फीमेल बनाया, अलग अलग बनाया, फिर उनके क्या क्या मेथड है, उनको अलग, स्पेसिंग में कौन से मेथड आते हैं, ये सब सारा का सारा अलग अलग डाल सकते हो। फिर एग्जाम्पल लिख के चार्ट में छोड़ दो, देन यू कैन राइट डाउन द डिटेल्स, जितना लिखना है लिख के योर शॉर्ट नोट विल फिनिश। सो रिदम मेथड में पहला आगे अपना जो ये जिसके बारे में हमने बात करी, जो मैंने बताया आपको 14 डेज पे होता है ओवुलेशन, तो यू नो दैट, एंड सेफ पीरियड इज 5 to 6 days बिफोर day after the menstruation and 5 to 6 days before the next cycle. Advantage, most natural, no side effects. Disadvantage, most unreliable, and जब साइकिल अगर रेगुलर नहीं हो तो प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में जैसे आप बता रहे, वोल्ट भी ऐड कर देना, इसमें डायफ्राम आ रहा है, सर्वाइकल कैप आ रहा है। तो डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप का फायदा ये है कि दे आर लाइक, साइड इफेक्ट्स कम है बट स्टिल दे हैव साइड इफेक्ट्स, ओके। बट द डिसएडवांटेज इज दे गेट मिसप्लेस्ड। जहां पे आपने इंसर्ट किया वहां से, क्योंकि इनको इंसर्ट करना पड़ता है इंट्रावेजाइनली, आपको इनको इंसर्ट करना पड़ेगा, तो जहां पे आप इंसर्ट कर रहे हो वहां से मिसप्लेस हो सकते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज इन द बैरियर, जो कि हमारा बैरियर मेथड है इसके अंदर। सो फ्लेक्सिबल रिम है, मेड अप ऑफ स्प्रिंग, कप शेप्ड, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक, इंसर्टेड इनटू वजाइना ओवर द सर्विक्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका डायफ्राम आएगा वो सर्विक्स के अलावा दूसरा पार्ट भी साइड का कवर करेगा, और जो आपका सर्वाइकल कैप आएगा नेक्स्ट में, ओके नॉट सेव्ड, सो सर्वाइकल कैप जो आता है वो सर्विक्स के एरिया को सिर्फ कवर करता है, इतना जो ये एरिया है, इसी को जो ओपनिंग है इसी को कवर करेगा। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम। फिर इसके अंदर आप स्पर्मेटल जेली यूज कर सकते हो टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो जो कप है उसके अंदर जेली डाल के देन इट विल बी इंसर्टेड। तो एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव है, डू नॉट रिक्वायर मेडिकल, कोई उसमें चाहिए नहीं, आप एक दो बार करोगे सीख जाओगे। एंड देन डिसएडवांटेज इज डेमोन्स्ट्रेशन बाय ट्रेन्ड पर्सन नीडेड फॉर प्रॉपर यूज। पहली एक दो बार में आपको डेमोन्स्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फेलियर,
मोस्ट कॉमन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिवाइसेस। और दूसरा क्या हो सकता है, बिकॉज इट इज ए फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी, so it can cause some irritation, reaction और inflammation, तो जिसको हम बोलते हैं सर्विसाइटिस और लोकल इरिटेशन को बोल सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हो सकती है। देन केमिकल में हमारे स्पर्मिसिडल एजेंट आ जाते हैं, जिनके नाम जैसे कि सबसे कॉमनली आई थिंक अभी यूज होता है नहीं होता, टुडे करके आता है, स्पॉन्जेस आते हैं दैट यू कैन इंसर्ट डायरेक्टली and it will release the substance which is known as polyurethane nanoproxyl, nanoxynol 9, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन होगा सम एंड इट विल कॉज, अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अपन देखेंगे बाद में। सो इट डिस्ट्रॉय द स्पर्म, जैसे कि रिजोनिक एसिड, नैनोक्सिन 9 एंड ऑक्टेनॉक्सिन, तो अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक टैबलेट, पेस्ट, क्रीम, जेलीज एंड vaginal sponge. So today is vaginal sponge actually. Advantage: inexpensive, well tolerated, provide good protection. Disadvantage: messiness. Then again the local, आप बाहर का सब्सटेंस यूज कर रहे हो तो अगेन इट विल कॉज इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशन भी करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके कई सारे पॉइंट है ना, वो उसमें जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कई सारे पॉइंट ये फेल हो रहा है उन पे ग्राउंड्स पे, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। देन लोकली अप्लाइड, जिसमें से फॉर्म्स एंड जेलीज, ड्रग्स में आप कौन से आते हैं, ड्रग्स के अंदर आपके आ जाएंगे स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स। तो जब आप केमिकल मेथड लिख रहे हो तो आपने पहले देखा वो बैरियर मेथड जिसमें मैकेनिकल था, वो जिसमें आपने कैप, डायफ्राम कैप आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप केमिकल मेथड के अंदर ड्रग्स भी आते हैं। ड्रग्स मतलब जो आप ऑसिपिल्स खाते हो, ओसीपी खा सकते हैं, या फिर स्टेरॉइडल है ओसीपी एंड देन नॉन स्टेरॉइडल इज ऑल्सो देयर। नॉन स्टेरॉइडल का एग्जांपल तो पढ़ा हुआ होगा, सहेली, वेरी गुड, सहेली इंडिया के अंदर ही डिस्कवर हुई, इंडिया के अंदर ही बन रही है, सो दैट इज सहेली। अब स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल में फर्क क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टेरॉइडल है तो बाहर के हार्मोन्स बॉडी के अंदर जा रहे हैं और हार्मोन्स जो है वो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेंगे। तो ओवर द पीरियड जब ऑसिपिल्स की डिस्कवरी हुई एंड उनका यूज बढ़ने लगा तो ये पाया गया दे आर इंक्रीजिंग द कैंसर रेट, जो कैंसर की रेट है वो बढ़ा रही है ऑसिपिल्स, तो दे हैव सम टेंडेंसी टू कॉज कैंसर। तो ऑसिपीज यंग फीमेल्स के अंदर यूज नहीं करते मोस्टली। Sorry, it can be used up to 35 years, but after that it is not used because it will cause cancer. So oral contraceptive pill recommended in women. Estrogen and progesterone ही होगा, and estrogen progesterone will cause some effect, इंट्रावेजाइनल कुछ इफेक्ट्स कॉज करेंगे, जिसके कारण से अब एक तो FSH LH के बिकॉज इट इज गिविंग द नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक के कारण इट विल इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन FSH एंड LH को बाय गिविंग द नेगेटिव फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी, तो वहां से वो निकल जाएंगे, तो ये क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन। तो ये वर्क होता है एस्ट्रोजन का। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो बेसिकली जो एनवायरनमेंट होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको फेवरेबल बनाया जाता है फॉर स्पर्म के स्विमिंग के लिए, स्पर्म जो है वो हम जहां पे रिलीज होता है वहां से उसको साइट ऑफ ओवुलेशन जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्पुला, वहां तक पहुंचना होता है। दिस इज अ बिग डिस्टेंस, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसके लिए जो आइडियल पाथ बनाया जाता है कि जो लिक्विडिटी होती है जो वजाइनल फ्लूइड की एंड द न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू इट, तो वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं एंड बिकम द एनवायरनमेंट इनसाइड द वजाइना बिकम हॉस्टाइल फॉर द स्विमिंग ऑफ और सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म क्या है, डेड हो जाते हैं और वो या फिर पहुंच नहीं पाते टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
तो दैट इज द मेन इफेक्ट. वन इज इट विल इनिबिट द ओवुलेशन. अब जब आप ये लिख रहे हो, तो आपको इसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि ये दोनों किस तरह से एक्शन कर रहे हैं. सिर्फ ऑक्सीपिल या उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं चलेगा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको लिखना है वहां पे. और ये ओरली ले सकते हैं. नाउ इसके टाइप्स क्या क्या हैं? कंबाइंड पिल है, सिक्वेंशियल पिल्स है, मिनी पिल्स एंड पोस्ट कॉइटल पिल्स. पोस्ट कॉइटल का मतलब है कि आफ्टर द सेक्सुअल एक्ट ये ले सकते हैं. और ये जो बाकी की चीज सारी हैं ये पहले से लेनी होती है. तो कंबाइंड पिल्स, इसमें इसके दो तरीके के आते हैं, माला एन एंड माला टी. 21 डेज के लिए चले, 21 डेज के लिए होती है एंड 7 डेज आर फ्री डेज. जिस दिन 7 डेज तक क्या होता है, ब्लीडिंग होती है. एंड दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन कितना होता है? 20 to 50 मिलीग्राम एंड ये 0.5 to 2 मिलीग्राम इसकी क्वांटिटी रहती है. ठीक है. अब ये जो ग्रीन बने हुए हैं ना, ये 7 दिन के लिए ये फ्री है. अब इस दिन 7 दिन नहीं, देन अगेन स्टार्ट करना है, फिर 21 दिन लेना है, फिर 7 दिन नहीं लेना. अब इसके लिए कारण से प्रॉब्लम हो रही है कि 21 दिन तो ठीक है, बट वो 7 दिन के बाद में दोबारा से स्टार्ट करना भूल जाते हैं. इट कैन एक्सटेंड अप टू 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज, वैसा प्रॉब्लम होता है. अब उसको सॉल्यूशन करने के लिए माला डी निकाली, जिसके अंदर 7 डेज के लिए फेरस फ्यूमरेट दिया गया. क्योंकि ये जो 7 डेज है इनमें ब्लीडिंग होती है बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ हॉर्मोन्स. ये क्या है? हॉर्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. या बाहर से दे रहे हो अभी, तो अंदर के जो हॉर्मोन्स है वो तो हो गए और फिर आपने लेने बंद कर दिए, तो एकदम से जो हार्मोन का सपोर्ट मिल रहा था यूट्रस को वो खत्म हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू स्टार्ट इन द ब्लीडिंग. तो वो 7 डेज तक ब्लीडिंग चलेगी एंड देन तो ब्लीडिंग के लिए ब्लड लॉस हो रहा है. ब्लड लॉस होने से क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है. तो एनीमिया को कंपनसेट करने के लिए वी कैन गिव आयरन दे सकते हैं बाहर से. तो वाई वेस्टिंग दीज 7 डेज? उन 7 दिनों में आयरन देना शुरू किया. उससे 2 फायदे हुए. एक तो मिल गया. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन. वी हैव सीन दैट इट विल block the ovulation by preventing the prevent implantation also and make the cervical secretion thick and viscid and pregnancy entry of sperm in the female genital tract के लिए पूरा ये environment basically hostile environment. तो ये अगर आप OCP का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख रहे हो तो ये तीनों पॉइंट वहां पे होने चाहिए. ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं और ये शॉर्ट नोट आज नहीं आपके फाइनल ईयर तक काम आएगा, बिकॉज फाइनल ईयर में आपके गायनेक आएगी. गायनेक में सेम शॉर्ट नोट विल रिपीट अगेन. ठीक है. तो मेक सर्वाइकल सिक्रेशन थिक एंड विस्किड, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट, प्रिवेंट ओवुलेशन. ओवुलेशन कैसे प्रिवेंट करता है वो आप लिख सकते हो पूरा. एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मतलब अगर ओवम गलती से बन भी जाता है तो जो वॉल ऑफ यूट्रस है उसको इस तरह का बना देता है कि वो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को फेवर नहीं करता, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए. तो 3 स्टेजेस. स्टार्टिंग ऑफ एंट्रिंग ऑफ द स्पर्म. स्पर्म को आगे नहीं जाने देगा. स्पर्म पहुंच भी गया तो ओवुलेशन नहीं होने देगा. अगर ओवुलेशन हो भी गया, एम्ब्रियो बन भी गया, तो एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देगा. तो एम्ब्रियो ग्रो कैसे करेगा? तो इट विल बी थ्रोन आउट. नाउ अदर पिल्स आर सिक्वेंशियल पिल एंड मिली पिल. सिक्वेंशियल पिल में क्या होता है कि कुछ दिनों तक एस्ट्रोजन दिया जाता है सिर्फ, देन प्रोजेस्टेरोन उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है. तो सीक्वेंस में दिया जाता है. यहाँ पे है एस्ट्रोजन 5 to 15 डेज, देन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर 5 डेज. तो हमें 20 जो अपना डे है हमें 5th डे से 5 जो लास्ट के जो 5 डेज मोर तो वहां तक कंप्लीट करना है 15 डेज. तो 15 डेज के लिए ये 10 डेज के लिए जाएगा एस्ट्रोजन अकेला एंड देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों दिए जाएंगे. तो एक सीक्वेंस है यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिक्वेंशियल पिल. तो पहले सिर्फ एस्ट्रोजन अकेला,
5 to 15 डे एंड देन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन फॉर 5 मोर डेज। तो टोटल 15 डेज के लिए दिया जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई, हाई इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा देखा गया एंड उसके बाद में इसका यूज जो है वो बंद कर दिया। मिनी पिल्स, अब क्वांटिटी बिल्कुल कम रखने के लिए मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कम रखने के लिए एक और पिल बनी, दैट इज नोन एज मिनी पिल, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन था। डेली थ्रू हॉल इसको डेली देना है, कभी भी इसमें रोकना नहीं है। एंड एक्शन इसका होगा, प्रोजेस्टेरोन का जो एक्शन बताया था मैंने, इट विल इनिबिट द ओवर प्रिवेंट फर्टिलिटी को ये इनिबिट करता है, मेक द सर्वाइकल म्यूकोसा थिक एंड डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ, मतलब जो स्पर्म है उसको ओवम तक पहुंचने ही नहीं देगा ताकि वो फर्टिलाइजेशन ना हो सके। दैट इज अ रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन जो है मेनली वो करता है प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। बट जब हम कंबाइंड पिल ले रहे हैं तो उसमें दोनों चीजें आ रही हैं, तो सारे के सारे तीनों पॉइंट आएंगे। और जब हम सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं तो लास्ट वाला पॉइंट आएगा, जिसको हम मिनी पिल बोलते हैं। Postpartum pill, it should be given within the 72 hours of unprotected intercourse. डोज होती है इसकी 2 combined pills immediately followed by 2 pills after 12 hours. इसकी इंडिकेशंस हैं इमरजेंसी के लिए, रेप केसेस में, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में और अनप्रोटेक्टेड सेक्स में। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसी का, क्योंकि ये भी कंबाइंड पिल है तो प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन करेगा एंड इम्प्लांटेशन बाय हाइपर मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। इफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्ड देन इट प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो वो के वही तीनों एक्शन इसके भी रहेंगे। बट एक एक्शन इसमें चला जाएगा क्योंकि स्पर्म ऑलरेडी एंटर कर चुका है, बिकॉज वी आर टेकिंग इट आफ्टर द इंटरकोर्स। तो तब तक स्पर्म वुड हैव रीच टू द ओवम, तो वो वाला स्टेप जो है प्रोजेस्टेरोन वाला वो हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसके आगे के स्टेप्स जो है वो प्रिवेंट होंगे। ओके, ओसीपी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 100% इफेक्टिव, दैट इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ ओसीपी। बट कैंसरस जैसे कि हाइपरटेंशन होना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को बढ़ाना, मेटाबॉलिक इफेक्ट में ओबेसिटी एंड डायबिटीज को बढ़ाना, and it has a carcinogenic effect on breast and cervix. ठीक है, तो वहां पे जो कंसर्न है वो यहां से हमारी चालू होती है कि भाई अब ये हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसलिए 35 ईयर तक ही इसको रिकमेंड किया जाता है, इसके बाद में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। कॉन्ट्राइंडिकेशन किन किन में नहीं दे सकते आप, कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स किन में नहीं दे सकते। वुमेन हैविंग कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस, लीवर डिजीज है, तो ये जो हार्मोन्स है ये मेटाबोलाइज होते हैं लीवर के अंदर, तो लीवर अगर सही नहीं है तो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा टाइम पे, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। तो लीवर डिजीज, हाइपरलिपिडीमिया एंड एज ग्रुप अबव 35 ईयर्स के अंदर नहीं देते हम। इसके बाद में आते हैं डिपॉट प्रिपरेशन और इंजेक्टेबल्स, जिनको आप स्किन के नीचे या इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट कर सकते हो और वो लंबे टाइम तक काम करते हैं। दे आर नॉट लाइक डेली लेना है, जैसे कि ऑसिपिल में क्या प्रॉब्लम हो गई अभी कि याद रखना है और डेली लेना है। बट ये चीज है कि आपने एक इंजेक्शन लगवा लिया, जैसे कॉपर डी हो गई, एक बार डलवा लिया, 5 साल जितने भी साल की उसकी वैलिडिटी हो तब तक वो चलता रहेगा, आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी आपको जैसे इंजेक्शन लगवा लिया, उसके बाद में 3 महीने 6 महीने जितनी भी इसकी टाइम पीरियड है उतना टाइम पीरियड ये कवर करेगा, आपको और कुछ नहीं करना। तो ऑयली सॉल्यूशन रहते हैं गिवन इंट्रामस्कुलरली। अब इंट्रामस्कुलरली देने का फायदा ये होता है कि वहां से धीरे धीरे ये रिलीज होकर ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो इसमें क्या दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन में मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट एमपी एंड IM फॉर 3 to 6 मंथ, और डोज होता है 150 to 400 मिलीग्राम। और एक होता है नॉर एथेड्रॉन एन्थर्टेट NETEN IM एवरी 3 months 200 मिलीग्राम। देन कंबाइन भी किया जा सकता है बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को, बट इट शुड बी गिवन मंथली।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन आफ्टर एंड ऑल्टर द सर्वाइकल म्यूकोसा सिक्रीशन। सबडर्मल इम्प्लांट्स, इनमें क्या होता है, ये ट्यूब्स होते हैं, इनको प्लांट कर दिया जाता है स्किन के नीचे एंड दे विल स्लोली रिलीज द सब्सटेंस इनटू द ब्लड एंड दैट विल मेंटेन द कांस्टेंट क्वांटिटी इन द ब्लड। उसके कारण से ओवुलेशन है वो प्रिवेंट रहेगा। तो इसके दो टाइप्स हैं, नॉरप्लांट एंड नॉरप्लांट 2। नॉरप्लांट के अंदर होते हैं 6 फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सिलिकॉन ट्यूब होते हैं, इनके अंदर 35 मिलीग्राम ऑफ प्रोजेस्टेरोन है। नॉरप्लांट 2 के अंदर 2 ही रोड है और इसके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है। लोकेशन बीनीथ द स्किन ऑफ द आर्म और ए फोरआर्म, contraception for the 5 to 6 years. So very long period of time it is covering. एक बार आपको लगवाना है and then 5 to 6 years. Then vaginal ring contain norgestrol, progesterone absorbed through the vaginal mucosa. Advantage, no daily intake, long lasting, and disadvantage हो सकती है कि it can lead to sterility and alteration in the menstrual cycle pattern. तो ये भी कोई recommend नहीं करेगा। Now non-steroidal contraceptive, जिसमें हमारा SCRM जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसके अंदर आप जो आप बोल रहे थे सहेली, तो ट्रेड नेम जिसका सहेली है, इसकी डोज रहती है 30 मिलीग्राम एंड ट्वाइस ए वीक फॉर 12 वीक्स फॉलोड बाय वंस इन ए वीक। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इट विल सप्रेस द कॉर्पस लूटियम फंक्शन एंड इंटरफेयर विद द मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म को अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए, कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा तो मेंटेनेंस ऑफ ओवम नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट करेगा। एडवांटेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमेन्स नॉर्मल, कंप्लीटली रिवर्सिबल आफ्टर विड्रॉल। तो इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है एंड इट इज नॉट स्टेरॉइडल, तो वाइडली एक्सेप्टेबल। बस ये है कि इसको लेना पड़ेगा, आपको लेने का पैटर्न जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। देन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अब इसके अंदर क्या है, देने से पहले डिसाइड करना होता है कि भाई किन किन में दिया जा सकता है, किन किन में नहीं दिया जा सकता। ये बहुत बड़ा इसका जो हिस्ट्री लेनी पड़ती है उससे पहले, लगाने से पहले कोई भी पहुंच जाए आईयूसीडी लगाने के तो ऐसे नहीं लगा सकते उसको। तो जिसको बच्चा ही नहीं हुआ है अभी तक एक भी, उसको नहीं लगा सकते क्योंकि इट मे कॉज परमानेंट स्टेरिलिटी। अगर परमानेंट स्टेरिलिटी हो गई तो आगे बच्चा होने का चांस खत्म हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 बेबी किसी को हो सकते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे कोई डिजीज रिलेटेड हो सकती है, तो इट विल बी कॉन्ट्राडिक्शन। नो पेल्विक इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो ये उसको बहुत ज्यादा एग्रेवेट कर देगा और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। रेडी टू चेक द डिवाइस, जो पर्सन है उसको डिवाइस एक्चुअली रोज चेक करना पड़ता है। 2 थ्रेड होते हैं जो वजाइना से बाहर रहते हैं, उनको फील करना रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ ऑफ द ओवम बाय एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन इन। अब ये क्या है, एक फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है इनसाइड द यूट्रस, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के अंदर अगर कोई फॉरेन चीज जाएगी तो क्या करेगी, जो रिएक्शन होता है बॉडी का, दैट इज इंफ्लामेटरी रिएक्शन होगा, जो भी इम्यून रिएक्शन हम बोलते हैं जिसको, तो दैट विल कॉज ए इन्फ्लामेशन इनटू द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसके कारण से जो इम्प्लांटेशन है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया तो ओवम ग्रोथ नहीं करेगा। तो उसके साथ साथ में इट कैन कॉज स्पर्म फैगोसाइटाइजेशन बाय न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस and copper affect the enzymes motility and make cervical mucus thick and prevent the entry of sperm। तो ये सारे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण से इसको पेल्विक इन्फ्लेमेशन में हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ये खुद भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। So there are different type of IUDs. One is non-medicated, medicated, and 3rd generation.
तो नॉन मेडिकेटेड तो सिंपल थे, जिनके अंदर कुछ भी नहीं था, प्लास्टिक के लूप्स थे नीचे दिख रहे हैं आपको। मेडिकेटेड में कॉपर ऐड कर दिया, देन सेकंड जनरेशन में कॉपर ऐड कर दिया, और इसके दो टाइप है, कॉपर टी एंड कॉपर टी 200, और न्यूवर लाइक नोवा 7 एंड नोवा टी ऑल्सो देयर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो थ्रेड्स हैं, दिख रहा है इधर, ये लिप्सेस लूप है, ये सर्पेंटाइन शेप्ड का होता है लिप्सेस लूप, यहाँ पे दो थ्रेड है, ये थ्रेड बाहर रहते हैं और इनको फील करना होता है, ताकि इसका फायदा ये है कि जो डिवाइस है वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है, अंदर नहीं चला गया। अगर वो ऐसा होता है कि थ्रेड फील नहीं हो रहे, तो यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड कंसल्ट द डॉक्टर। थर्ड जनरेशन में फिर इसमें हार्मोन भी ऐड करना शुरू किया, हार्मोन रिलीजिंग कंटेनिंग प्रोजेस्टेरोन रिजर्वॉयर एंड रिलीज कंटिन्यूअसली फॉर 1 ईयर। नाइनल फ्रॉड आप देख लो, सब में थ्रेड है नीचे। ये पूरा किटी आता है इसका, उसके थ्रू इसको इंसर्ट करा जाता है, एक ट्यूब होती है, पहले उसको अंदर डाल के और फिर उसके पीछे से वो ट्यूब को निकाल लिया जाता है, एंड जो कॉपर टी है वो अंदर रह जाती है, तो बाहर निकाल लेते हैं। गाइड वायर जैसे डालते हैं वैसा ही तरीका रहता है। अब आइडियल टाइम इसका कब रहता है? मेंस्ट्रुएशन में और विद इन द 10 डेज, क्योंकि इस टाइम पे सर्वाइकल का जो डायमीटर है वो बेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा रहता है, कैविटी बड़ी रहती है। ऑल्सो ड्यूरिंग द और फर्स्ट डिलीवरी के बाद में भी डाल सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है आईयूडी की? सेफ है, इफेक्टिव है, इजीली पुल्ड आउट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, लॉन्ग टर्म चलता है, रोज रोज लेने की झंझट नहीं है। डिसएडवांटेज मे कॉज हैवी ब्लीडिंग, दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज, may come out accidentally and risk of ectopic pregnancy. तो मेजर जो डिसएडवांटेज है दैट इज हैवी ब्लीडिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशन, आप सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में नहीं डाल सकते, पेल्विक इन्फ्लामेशन में नहीं डाल सकते, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है उसमें नहीं डाल सकते, एंड सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में नहीं डाल सकते। टर्मिनल मेथड, द लास्ट मेथड इज टर्मिनल मेथड, दैट इज फाइनल मेथड, मतलब कि जिसके अंदर आप ट्यूब को बंद कर देते हो, ट्यूबेक्टोमी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और मेल में क्या होता है? वेसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी दो तरह के, एक तो पुराना स्टाइल था जिसमें ट्यूब को काट के अलग अलग दोनों को ऐसे रोल करके और फिर रख देते, ऐसे रोल कर देते, जैसे ये पूरा एंड है, यहां से कट किया, दोनों को ऐसे होकर इसको इधर से बांधा, इसको इधर से बांधा, डाल दिया अंदर, ठीक है। नाउ द लेटेस्ट मेथड इज लेप्रोस, ऐसे किया और यहाँ पे क्लिप बांध दिया, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया आपने, और ये दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया। बट वेन एवर यू वॉन्ट टू रिवर्स इट, यू जस्ट रिमूव द क्लिप एंड इट विल अगेन पेटेंट। सम टाइम इट फ्यूजेस, तो सकता है कि टाइम लग, जोड़ना पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ क्लिप इज गिवन, लेप्रोस्कोपिक ऑक्लूजन बोलते हैं इसको। ट्यूब ऑक्लूडेड बाय यूजिंग द सिलिकॉन रबर बैंड और इट क्विकर, सिंपल एंड नो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड। और ट्यूबेक्टोमी है जो कि हमारा ओल्ड फैशन मेथड है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब को काटा, दोनों को बंद किया और अलग अलग कर दिया। द लास्ट पॉइंट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि प्रेगनेंसी हो गई है, बट देर आर सम इंडिकेशन जिसके कारण से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो दैट इज नोन एज एमटीपी। और एमटीपी का एक्ट है, एंड उसको हम बोलते हैं एमटीपी एक्ट, जो कि 1971 में बना था। उससे पहले एमटीपी का कोई रेगुलेशन नहीं था, तो कोई भी कभी भी जाके एमटीपी करा सकता था प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। बट नाउ इफ यू आर डूइंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट दीज क्राइटेरिया, it will be punishable law. So person who can do MTP कौन करा सकता है, और person who should MTP, उन दोनों चीजें डिफाइंड है और यहीं पे और वो कर सकते हैं।
तो इंडिकेशन क्या है इसके? मेडिकल इंडिकेशन हो सकता है मदर की, तो उस केस में प्रेगनेंसी इज हैजार्डस फॉर मदर, तो प्रेगनेंसी को हटा देते हैं। यूजेनिक, सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ चाइल्ड इफ बॉर्न, देन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे व्हेन प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ अ रेप एंड इट कैन बी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा पर कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे थे और वो फेल हुआ है, तो उसी केस में अलाउड है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेथड क्या होता है? इसके मेथड होते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज, जो कि सबसे कॉमन है, डीएनसी, वैक्यूम एस्पायरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोस्टाग्लैंडिन। तो तीनों में फीटस को बेसिकली जो बन गया है फीटस या जो बन गया है, जो इम्प्लांटेशन हो गया, उसको आपको बाहर निकालना। सो वैक्यूम एस्पायरेशन एंड दिस इज कैन बी डन अप टू 12 वीक्स। डायलेशन क्यूरेज, इसमें आपका इम्प्लांटेड यूज को एंड ऑफ जो आगे आएगा वो देख लेंगे अपन, ठीक है। वो लेके उससे सक्शन करके निकाल दिया जाता है वैक्यूम एस्पायरेशन के अंदर। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन दिए जाते हैं, जिसके कारण से एंडोमेट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, एंड उसके कारण से एक्सपल्जन ऑफ फीटस हो जाता है। So these are the three methods. So this is the dilation and curettage method, जो कि आपको बहुत ही इनह्यूमन लगेगा देख के। You can see here that first dilation of vagina is done, then एक उससे पकड़ के हम उसको बाहर निकालते हैं, जो भी फीटस होता है उसको डेड करके काट काट के पीसेस में बाहर आता है, एंड देन क्यूरेटेज, उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर रिमेन रहा प्रेगनेंसी का तो दैट कैन लीड टू जनरेशन ऑफ इन्फेक्शन, और वो आगे प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा हो सकता है। उसके कारण से आपको हो सकता है कि यूट्रस ही निकालना पड़े, से एंडोमेट्रेक्टोमी करनी पड़े। तो उसको क्लीन किया जाता है पूरा क्यूरेटेज करके। नाउ प्रेगनेंसी वैक्सीन विच इज अंडर द ट्रायल। 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन हो सकती हैं। एक तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द बी सब यूनिट ऑफ एचसीजी हो सकता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एचसीजी बन जाएंगी जो कि डिस्ट्रॉय कर देंगी सिंकोट्रोप्लास्ट को, एंड वैक्सीन अगेंस्ट द जोना प्लेसिडा प्रोटीन्स बन सकते हैं। और भी तरीके के बन रहे हैं, अब मेल के लिए भी बन रहे हैं अभी तो, बट नथिंग इज लाइक, कोई अभी इतना उस स्टेज पे नहीं आया कि उसके बारे में बात करी जाए। ये पढ़ना है या रहने दो? हो चुका है आगे।